क्या हाल है बालकों के? चलो पढ़ते हैं केमिस्ट्री। ओके देन क्लास स्टार्ट करते हैं। जीओसी लेक्चर नंबर 7 स्ट्रॉन्ग ईयर बेसिक्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या होते हैं भाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम? और हाँ, अगर पहले वाली क्लास नहीं देखी तो ये बटन पहुंच जाओ। स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। देखो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए जो पहचान है, सबसे पहली पहचान है भाई पाई बॉन्ड। देखो, मैंने लिखा कोई ए एटम है और कोई बी एटम है, उनके बीच में पाई बॉन्ड आ गया, और जो नेक्स्ट एटम है उसको मैंने फॉर एग्जांपल सी लिखा है, उसके ऊपर कैटायनिक चार्ज आ जाए पॉजिटिव, या तो उसके ऊपर आ जाए नेगेटिव चार्ज, या उसके ऊपर आ जाए कोई लोन पेयर, या उसके ऊपर आ जाए डबल बॉन्ड, या उस पे आ जाए ट्रिपल बॉन्ड, या उस पे आ जाए रेडिकल। ऐसे सिस्टम्स को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोल देंगे। ओके, इसके बाद देखो, अगर मैं एग्जांपल्स दूं आपको, इससे पहले हमको ना रेजोनेंस सीखनी पड़ेगी। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम यूज कैसे करना है, हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसके लिए हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी। पहले हेडिंग डाल लो, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। क्या क्या कंडीशन होती है रेजोनेंस की? रेजोनेंस करवाते हुए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? पहला पॉइंट है हमारे पास, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनार। मतलब मॉलिक्यूल प्लेनार होना चाहिए। अब देखो, कभी भी ना हम प्लेनार ऐसे देख नहीं पाते, प्लेनारिटी की ये प्लेन है या नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो कहीं 3D होते हैं, कहीं 2D होते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं BF3 प्लेनार है, तो आप ऐसे शायद से आप देख ना पाओ। अगर मैं बोलूं बेंजीन प्लेनर है, तो आप कहोगे यस सर, ये तो हमने पढ़ा है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होती है, और आप कह रहे हो रेजोनेंस प्लेनर मॉलिक्यूल में ही होती है, तो बेंजीन तो हो गया। बट देखो, मैं तुम्हें एक देखने का तरीका सिखाता हूं। पहली चीज तो ये समझते हैं कि मॉलिक्यूल को प्लेनार होना क्यों जरूरी है। अब एक बात समझो, मेरे पास ये बुक है, ठीक है, मेरे पास ये बुक है, और यहां पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप मार के नहीं आ सकता, बस हम ये कह रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाना है तो इसको ही नीचे जाना होगा। अगर मॉलिक्यूल की प्लेनारिटी है तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे। बात समझ में आई? मतलब प्लेनार मॉलिक्यूल में ही हम पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करवा सकते हैं। सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी अपना पाई इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा। अगर प्लेनारिटी थोड़ी सी भी डिफरेंट हुई, ये इस प्लेन में है और इसका प्लेन डिफरेंट हो गया, ऐसा हो गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जंप नहीं कर पाएगा। अगर 3D स्ट्रक्चर है हमारे पास और इलेक्ट्रॉन्स को जंप करना पड़ गया, तो वो जंप नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। देखो, मेरी बात को समझते हैं, कुछ लिखते हैं। मॉलिक्यूल को क्यों प्लेनार होना पड़ता है? बिकॉज, इसमें लिखेंगे हम, बिकॉज हमें वहां का मतलब है अपना मॉलिक्यूल, वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवाना है ना भाई, बोल दो। डीलोकलाइजेशन, देखो, अब डीलोकलाइजेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। डीलोकलाइजेशन तभी पॉसिबल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव करेंगे
जब एक ही प्लेन में जाना है। बात समझ आई? हो सकता है पॉइंट आपको काफी लेंथी लगे और ऐसे लगे सर एक सिंपल सी तो चीज है, आप सिंपल भी तो बोल सकते थे, इतना सब लिखने की क्या जरूरत है। जब आप इन नोट्स को 1 2 3 4 महीने के बाद पढ़ रहे होगे तो यही कुछ लाइंस है जो ये सारी स्टोरी आपको याद दिलवाएगी। क्या बात सही है? फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आ गया। कंडीशन रेजोनेंस का क्या है कि अपना मॉलिक्यूल प्लेनार होना चाहिए। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस चीज को हमने थोड़ी देर होल्ड पे रखा है, अभी हम इस पे भी आएंगे। ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी एक कंडीशन है रेजोनेंस करने की। बात आई समझ में? इसके बाद देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम और हम लिखते हैं, अब हम ढूंढ नहीं पाते थे कि प्लेनार मॉलिक्यूल कौन है और नॉन प्लेनार कौन है। तो इस चीज के लिए है पॉइंट नंबर 2। अगर मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो हम उसे प्लेनार कंसीडर करेंगे। एक बात समझना, एक मॉलिक्यूल है sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइजेशन कुछ कैसी दिखती है? ऐसी। क्या ये एक ही प्लेन में? ये तो एक ही एक्सिस में है। अगर मैं बात करता हूं sp2 की तो वो दिखता है कुछ ऐसा, लाइक 3 पंखुड़ी का पंखा। क्या बात सही है? इसके बाद आता है sp3 जो कि कुछ दिखता है ऐसा। क्या बात सही है? तो ये तो अपना 3D हो गया, ये हो गया 1D स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें एक एक्सिस ही है, ये हो गया 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और ये आ गया है अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है वेज, इसका मतलब होता है डैश, डैश डैश वाला स्ट्रक्चर आ गया। तो एक बात समझ के देखो कि ये तो एक ही एक्सिस है तो प्लेन हो गया, इसमें पूरा प्लेन आ गया, प्लेनर। ये 3D नॉट प्लेनर, बस सिंपल सी बात थी। ये तो नॉट प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर भी बोल सकते हैं, और ये दोनों आ जाएंगे प्लेनर। बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 है, हम कर रहे हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। पॉइंट नंबर 3 है कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। यहीं से तो हमने क्लास स्टार्ट की थी, तो वक्त आ गया है समझने का। देखो हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए कहा था ए नेक्स्ट एटम के साथ पाई बॉन्ड हो और नेक्स्ट एटम के पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, या उसके पास पाई बॉन्ड हो, या उसके पास ट्रिपल बॉन्ड हो, या उसके पास लोन पेयर हो, या उसके पास रेडिकल हो। अब इन सब के एक एक करके हम एग्जांपल्स लेना स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो इन तीनों एटम में प्लेनैरिटी होगी। देखो स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस करना। एग्जाम्पल नंबर 1 लिया मैंने, जिसमें मैंने कैटायनिक लिया है ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और इस पे आ गया है कैटायनिक चार्ज। तो रेजोनेंस कुछ होगी इस तरीके से, और हमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी दिख रही होगी वो देखो ए के पास से पाई बॉन्ड चला गया बी और सी के बीच में, तो यहां पे कैटायन तो हो गया गायब और ये कैटायन कहां आ गया? ए पे। समझ में आया रेजोनेंस की शिफ्टिंग? बिल्कुल सही। सेकंड एग्जांपल लेते हैं और नेगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। अब सर हमको कैसे पता चला कि आपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? देखो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो होता है
वो होता है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। बात सही है। तो यहां पे अपना पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच का काम कर रहा था। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ। अब यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अगर मैं ऑर्डर इनके अंदर देखूं तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो अब की बार जो फ्लो आएगा वो नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और पाई पे एंड होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज देखो मैंने डबल एरो दिखाए हैं क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और अपना पाई बॉन्ड भी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर ये यहाँ पे इस तरीके से मूव कर जाएगा तो इसको आगे कॉन्जुगेशन में है, ये आगे बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि टोटल बॉन्ड्स जो बी के पास है वो टोटल 3 ही रहेंगे। अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूंगा उसके बाद भी इस बी के पास बॉन्ड तो 3 ही रहे। क्या बात सही है? क्योंकि बी के ऊपर तो कोई चार्ज था नहीं, उसके पास एक पाई बॉन्ड पहले था, देखो एक पाई बॉन्ड अभी है। जो रेजोनेंस हुई है वो सी और ए में चेंजेस आए हैं क्योंकि पाई बॉन्ड इसके पास था, इसके पास आ गया नेगेटिव, और इसके पास था नेगेटिव, इसके पास आ गया पाई बॉन्ड। इन दोनों के बीच में रेजोनेंस हो गई। क्या बात समझ में आई? लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखो, पॉजिटिव हो गया है अपना, नेगेटिव हो गया है अपना, अब आएगा डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं, ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, और सी के पास फिर से डबल बॉन्ड आ गया तो आ गया डी। अब देखो सर, अब तो दोनों तरफ पाई बॉन्ड है तो किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? फ्लो ऐसे होगा या फ्लो ऐसे होगा? देखो अब डिपेंड करता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। किस किस की? सिर्फ ए और डी की। बी और सी तो सेंटर में है। ऐसे मान के चलो यहां पे एक तो जी हमारे पास ए है, एक हमारे पास डी है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपना डी। तो अगर डी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और रेजोनेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगी। क्या बात समझ आई? तो हमको क्या मिल जाएगा? देखो ए सिंगल बॉन्ड रह गया, बी और सी के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल आ गया है, सिंगल बॉन्ड डी, और डी पे चला गया है नेगेटिव, ए पे आ गया है पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई या नहीं? बोल दो भाई, क्या बात समझ में आई? बिल्कुल सही। इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। नंबर 3 हुआ था तो नंबर 4, ए के साथ डबल बॉन्ड आ गया है, बी का सिंगल बॉन्ड आ गया है सी का, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया है डी का। तो अब बताओ जी, ट्रिपल बॉन्ड की साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टार्ट होगी क्योंकि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बिल्कुल सही, ट्रिपल बॉन्ड के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो कुछ फ्लो इस तरीके से हो जाएगा। बहुत आसानी से हमने कर दिया। तो ए के ऊपर तो आ जाएगा नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड बी, डबल बॉन्ड आ गया सी, डबल बॉन्ड आ गया डी, और डी पे आ गया जी पॉजिटिव चार्ज। क्या आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझ में आ रहे हैं? 5th एग्जांपल ले लेते हैं लोन पेयर का। अब आपको पता है कि लोन पेयर पे हम मान के चलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। जिनको नहीं पता उनको लिख लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन लोन पेयर इज मोर देन पाई बॉन्ड। तो अगर लोन पेयर में ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से इस तरीके से जाएगी और ए पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत इजीली हम सीख रहे हैं। देखो सब, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। आप लोगों को समझ में आ रही है कॉन्जुगेशन। ये धीरे धीरे ही हम सीखते सीखते किस तरीके से सीख जाएंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो समझ में आ जाएंगे, सारे सवाल आ जाएंगे भाई। ये देखो स्टेप बाय स्टेप ही सीखते हैं चीजों को। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो डायरेक्ट रेस तो नहीं कर सकते ना, किसी से compete तो नहीं कर सकते ना। डर लगता है स्टार्टिंग में कि यहाँ पे गाड़ी ठुक जाएगी, ये हो जाएगा। बाइक सीखते हैं, साइकिल सीखते हैं, सेम। तो सेम ऐसे पढ़ाई में भी होता है भाई, है ना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमको सीखना पड़ता है, ब्रिक बाय ब्रिक आपको तैयार करना पड़ता है खुद को। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर ये सब तो आता है,
आप सिर्फ हमें ये सब बता दो, ये सब में दिक्कत होती है, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ही हम पूरा सीख सकते हैं। ओके ओके, अब देखो नेक्स्ट मैंने लिया भाई रेडिकल का एग्जांपल। नेक्स्ट मैंने लिया रेडिकल का एग्जांपल। रेडिकल में अब ध्यान से देखो किस तरीके से होगा। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया। अगर मैं ये इस तरीके से दिखाता हूं तो ये होता है कंप्लीट एरो। अब ध्यान से देखोगे तो मैंने हाफ एरो दिखाया है कुछ इस तरीके से। क्या बात सही है? हाफ एरो समझ में आ गया। और ये हाफ एरो से देखो किस तरीके से रिएक्शन हो रही होगी अपनी आगे। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, इस ए के पास तो एक रेडिकल आ गया, बी के पास एक रेडिकल था जो वो सी के रेडिकल के साथ, जो इस पे रेडिकल आएगा वो सी के रेडिकल के साथ यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या आपको बात समझ आई? रेजोनेंस इन रेडिकल्स, रेजोनेंस इन रेडिकल्स हमने सीख लिया। अब देखो आपको बेसिक आइडिया हो गया है कि अगर पॉजिटिव आए तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, नेगेटिव आए तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर लोन पेयर आ जाए, या फिर रेडिकल आ जाए। ठीक है, अब करते हैं अप्लाई। अब करते हैं अप्लाई। अब अप्लाई करेंगे। नंबर 1 एग्जांपल मैं ले रहा हूं फिनोल का। फिनोल का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ गया। ठीक है, अब हमको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर तो सर लोन पेयर होते हैं। क्या बात सही है? ऑक्सीजन के ऊपर तो लोन पेयर होते हैं। तो क्या लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और यहां पे पाई आ गया और पाई आ गया, ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा। क्या बात सही है? सेकंड एग्जांपल मैंने लिया एनिलीन का। देखो यहां पे बनाया मैंने बेंजीन। अगर बेंजीन पे ग्रुप आ जाए OH तो उसे कहते थे फिनोल। अगर बेंजीन पे आ जाए NH2 तो उसको बोलते हैं एनिलीन। अब आपको पता है नाइट्रोजन भी लोन पेयर होता है इस पे, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर का तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर जाएगी। क्या बात सही है? इसके बाद नंबर 3 हम ड्रॉ करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इन एनिसोल। अब सर एनिसोल का स्ट्रक्चर तो आसपास भी हमको तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज की क्लास के बाद याद रखना कि अगर OH आ जाए तो बोलते हैं फिनोल, अगर OCH3 आ जाए तो उसे बोलते हैं एनिसोल। लेकिन ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो होंगे ही। क्या बात सही है? ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे तो फ्लो सिमिलर सा ही फ्लो हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं नंबर 4 इज क्लोरोबेंजीन। अब हमारे बेंजीन के ऊपर क्या लगा आ जाएगा? क्लोरीन, और उसके ऊपर भी लोन पेयर होते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर बल्कि 3 लोन पेयर होते हैं। देखो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं और नाइट्रोजन पे तो एक ही होगा। तो सर क्या इसके पास 2 हैं तो ये 2 बार जाएगा? क्या नहीं, एक ही बार जाएगा भाई। एक लोन पेयर हो, 2, 3 हो, 1000 हो। रेजोनेंस में तो एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 नहीं कर सकता। बात समझ में आई? समझ में। अब देखो एक लोन पेयर ने रेजोनेंस कर दी तो ये पाई बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो। आपने एक चीज ध्यान दी, यहां पे सभी में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है। मतलब कि बेंजीन रिंग पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या बात सही है? इसमें भी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे ही आई। इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर से फ्लो होके नीचे की तरफ आ रही है। मतलब कि बेंजीन पे, मतलब कि हम लिख सकते हैं इन सभी में बेंजीन पे
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई। अब करते हैं हम सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या होगी? बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे। क्या बात सही है? सही। करते हैं एग्जांपल नंबर 1। देखो यहां पे नंबर 4 लिखा था ना, तो इसको हम नंबर 5 ही लिखेंगे। नंबर 5 मैंने एग्जांपल लिया है नाइट्रो बेंजीन का। जैसे ही मैं बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच करूंगा, तो यहां पे आपको पता है, देखो ए बी के बीच में पाई और सी और डी के बीच में भी पाई। तो हमने ऐसा कुछ किया था, यहां पे देखो कार्बन है और यहां पे देखो ऑक्सीजन है। इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्या ये अभी हमने यहाँ पे सीखा था कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? याद आया क्या? ये वाला कॉन्जुगेशन है हमारा यहाँ पे। देखो क्या बात सही है? सही है। तो यहां पर हमने ध्यान लगाए तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन डिक्रीज हो रही है। क्या बात सही है? क्या बात सही है? समझ में आ गया, बिल्कुल सही। नंबर 6 में हम कर रहे हैं बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल। अब देखो जैसे ही मैंने बेंजल्डिहाइड में बेंजीन के ऊपर आ जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप होता है कुछ ऐसा। सर यहां पे भी तो ऑक्सीजन आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पे भी कुछ इस तरीके से हम कर देंगे। और यहां पे भी आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऊपर की तरफ ही मूव हो रही है, मतलब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों एग्जांपल्स में डिक्रीज कर रही। बात समझ में आया या नहीं? देखो हम अभी तक हम रेजोनेंस के कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीख चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रेजोनेंस क्या क्या अभी तक हम सीख चुके हैं। आपने एक चीज ध्यान लगाई कि इंडक्टिव तो काम कर रहा था सिर्फ सिग्मा पे, इंडक्टिव तो काम कर रहा था सिर्फ सिग्मा पे, और जब हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो सिग्मा तो यू के ही हुए। देखो ये पाई उठ के यहां आया और ये पाई उठ के नेगेटिव में गया। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, कि वर्क थ्रू पाई बॉन्ड के थ्रू ही वर्क करता है, सिग्मा के थ्रू नहीं करता। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही काम करेगा। अब ये पॉइंट हो सकता है आपको समझ ना आया हो, तो अभी के लिए बस मैं आपको समझाऊंगा कि ऑर्थो मेटा पैरा लोकेशन कौन सी होती है। अगर ये है, इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा ऑर्थो, ये हो जाएगा मेटा, और ये वाला हो जाएगा पैरा। तो ये सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही काम करता है, मेटा पे अप्लाई नहीं करेंगे। मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? उसके लिए हमको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी सीखनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। मेटा पोजीशंस पे वर्क नहीं करता। इतनी बात समझ में आ गई है। पॉइंट नंबर 4, जो रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा बढ़िया रेजोनेंस होगा उतनी ही ज्यादा उसकी रेजोनेंस एनर्जी आने वाली है।
और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी आएगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी उतनी ही कम रिएक्टिविटी होने वाली है। और ये चीज मैंने बताया था, रिएक्टिविटी इनवर्स किसके साथ होता है, रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी देख रहे होंगे, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। अगर स्टेबल हो गया है रिएक्टेंट तो वो रिएक्टिव नहीं होगा, रिएक्शन करने नहीं जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनली हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको समझ में आना चाहिए। देखो एक दो पॉइंट और हैं वो हम समझेंगे, अभी करवा दूं, ठीक, लिखो भाई। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास, अगर ज्यादा रेजोनेंस हो रही है, अगर ज्यादा रेजोनेंस हो रही है तो हम कहेंगे कि ज्यादा चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। अब ध्यान से समझना, जब यहां पे पाई बॉन्ड था, जब यहां पे पाई बॉन्ड्स थे, अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहां पे नेगेटिव आ जाएगा और जहां से पाई बॉन्ड गया वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्या ऐसा ही हुआ था? क्या ऐसा ही हुआ था? यहां पर देखो, क्या ऐसा ही हुआ था? तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है उतना ज्यादा ही अपना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे कम तो हो जाएगी उसकी रिएक्टिविटी, और ज्यादा हो जाएगी उसकी स्टेबिलिटी। ये सारे पॉइंट्स ना आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे, बस अभी के लिए आप इन्हें लिख लो। समझ आई बात? बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट्स कितने हो गए? 5 हो गए। 6 पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात सही है? सही। देखो रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस की जो स्टेबलाइजेशन होगी, इज ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस। कब? व्हेन रेजोनेंटिंग structures are equivalent structures। ध्यान से समझते हैं, अभी हमने इतनी सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्ट्रो करी, यहां पे करी, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? क्या नहीं। अगर ये इक्वल आ जाए तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी भाई, बहुत ही शानदार स्टेबिलिटी। मैं एक एग्जांपल लिखने वाला हूं, ध्यान से समझना। एक एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव। तो मैंने देखा यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी होना, और कुछ ऐसे रेजोनेंस हो जाएगा। तो क्या ये स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगी? और क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है? देखो CH3 का CH3 है, C डबल बॉन्ड O का C डबल बॉन्ड O है, और एक सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, एक सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। क्या बात सही है? ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। जो कि जिनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। क्या बात सही है? इनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी हमारे पास। हमेशा आपको याद करना है कि अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमको मिलती हैं तो उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। क्योंकि आगे जाके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें लगता है, क्योंकि आगे जाके हम सीखेंगे कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब आगे जाके हम देखेंगे कि किसी की 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, बट जिसकी 2 बन रही हैं वो जीत गया। क्यों? क्योंकि उसके पास इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स थी। बात समझ में आई या नहीं? देखो एक सवाल मैंने आपसे पूछा था लास्ट लेक्चर के स्टार्ट में,
लास्ट लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस? सर ये सेम ही तो होते हैं, इनमें थोड़ी ना कोई फर्क होता है। चल बेटे आज तेरे को फर्क समझाता हूं, फर्क होता है। देख, पहला मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, इसमें रेजोनेंस कुछ इस तरीके से मैंने करवा दी, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा, बीच में पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे जहां से इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं वहां पॉजिटिव आ गया। क्या बात सही है? सही है। या फिर इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे, जब दोनों तरफ ही पाई बॉन्ड है तो क्या ये डायरेक्शन फिक्स है क्या? ऐसे भी तो शिफ्ट कर सकता था। क्या बात सही है? अभी मैंने फर्स्ट में डायरेक्शन की ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, ऐसे भी तो कर सकता था क्योंकि दोनों तरफ ही पाई बॉन्ड है और दोनों तरफ कार्बन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सेम है। तो क्या ये यूनी डायरेक्शन है क्या? नहीं, ये बाय डायरेक्शनल है। तो ऐसा कुछ करता तो नेगेटिव आ जाता यहां पे जी, पॉजिटिव आ जाता यहां पे जी। हम इसको कह सकते हैं ये बाय डायरेक्शनल है। अब देखो नंबर 2 एग्जांपल में ले रहा हूं, बस मैंने क्या किया, ये तो यूं का यूं ही रखा, बट यहां पे डायरेक्शन फिक्स करने के लिए मैंने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O H यहां पे लगा दिया। तो इससे हुआ क्या? इससे भाई डायरेक्शन ना हमने फिक्स कर दी कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो फिक्स हो गया, इस तरफ होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगी। क्या बात सही है? और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमको क्या मिल रही होगी, देखना ध्यान से, सिंगल बॉन्ड यहां आ गया है, पाई बॉन्ड यहां आ गया, सिंगल बॉन्ड यहां आ गया, पाई बॉन्ड यहां आ गया, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला गया है नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। क्या इस एग्जाम्पल को मैं कह सकता हूं कि ये इस तरीके से जा सकता था क्या? ऑक्सीजन पे फिर आ जाता पॉजिटिव। बात समझ रहे हो? जिस पे इलेक्ट्रॉन्स आए उस पे आता है नेगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं उस पे आता है पॉजिटिव। तो अगर इधर फ्लो हो जाता इसका तो ऑक्सीजन पे आता पॉजिटिव, और ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, वो पागल हो जाएगा, वो कहेगा भाई क्या कर रहे हो तुम एक रूल को बनाने के लिए दूसरे रूलों को तोड़ रहे हो। ऐसा तो नहीं होगा। ऑक्सीजन के ऊपर कभी कभी पॉजिटिव आएगा, बट जब अपने पास ऑप्शन है कि इधर भी फ्लो करा सकते हैं, इधर भी फ्लो करा सकते हैं, तो इधर की तरफ फ्लो क्यों करवाना, जब इधर की तरफ फ्लो करा के ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, मोर स्टेबिलिटी हमें मिल रही है। तो बात समझ में आई? तो ऐसा ही कुछ यहां पे हुआ, और हमने इसको बोला यहां पे तो जी यूनि डायरेक्शन है, मतलब कि सिंगल डायरेक्शन में ही हो सकता है, यूनि डायरेक्शनल है। जो ये बाय डायरेक्शनल है इसको तो बोलते हैं जी हम रेजोनेंस। और जो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आते ही हमारी डायरेक्शन जो दोनों सही थी पहले, अब एक ही सही है, अब एक ही तरफ को मूव करवानी है। अब हमको इस फंक्शनल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड करवा दी है, और इसी को हम कह देते हैं मीजोमेरिक। बात समझ में आई क्या? आगे से ऐसा कोई पूछे रेजोनेंस और मीजोमेरिक एक होते हैं क्या, तो तुम आंसर दोगे एक छोटा सा डिफरेंस होता है बस। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं? इसके बाद हम लिखेंगे एक एग्जांपल, जिससे आपको बात अगर समझ में नहीं आई, अभी भी कंफ्यूजन है, तो ऐसे समझ में आ जाएगी। देखो मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा रेजोनेंस, और यहां पे कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है मीजोमेरिक। मैं कह रहा हूं
कि मेसोमेरिक एक हरियाणवी है और रेजोनेंस है इंडियन। तो हम जानते हैं कि हरियाणवी जो बंदा होगा, जो हरियाणवी बंदा होगा वो ऑलवेज, हम कह सकते हैं वो इंडियन तो होगा ही। मतलब कि जो मेसोमेरिक है उसके अंदर रेजोनेंस तो हो ही रहा है, क्योंकि रेजोनेंस का ही तो टाइप है, वो रेजोनेंस का ही तो स्पेशल केस है मेसोमेरिक। लेकिन बट एवरी इंडियन इज नॉट हरियाणवी। हर एक रेजोनेंस मेसोमेरिक नहीं होती, क्योंकि जो एग्जांपल हमने यहां पे लिया इसको हम मेसोमेरिक नहीं बोल सकते, बट ये जो मेसोमेरिक है इसको हम रेजोनेंस बोल सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस तो हो ही रही है भाई। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई है, शायद तुम समझ गए हो। इसके बाद समझ गए? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर रहे होंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। समझ गए? ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आने वाली वीडियो देखनी है, और अगर कोई दोस्त है तेरा जिसको केमिस्ट्री नहीं आती, शेयर। ओके यो।